हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक रहेगा, नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब धारा विद्युत की। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो वही है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और इसके अंदर जो हमने 4 चैप्टर पढ़े, उनमें हमने ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ा जो कि कहाँ पे था, रेस्ट पे। अब की बार हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो चार्ज क्या हो, मूव कर रहा है, मूविंग, गतिमान, मूविंग चार्ज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका कैसा बिहेव है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे वही लाइन लिख देंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मूविंग चार्ज, बिहेवियर एंड इफेक्ट्स ऑफ ए मूविंग चार्ज, मतलब उसके कैसा व्यवहार और उसको कौन कौन से मतलब प्रभाव है गतिमान आवेश की, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, ठीक है, जिसको अपन कैपिटल आई से लिखते हैं। ये आपने पहले पढ़ चुके हो 10th क्लास के अंदर। आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे कोई कंडक्टर होता है, उसमें चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हम क्या मानते हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। कितनी रेट से कर रहा है, कितनी रेट से कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, इसमें कंडक्टर में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी चालक में प्रवाहित आवेशों की दर को हमें विद्युत धारा कहते हैं। जिसका फॉर्मूला, जैसे आपसे पूछा जाए, कहा जाए एवरेज, एवरेज मतलब औसत। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा क्यू कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी। आपको सभी को पता है कि इसके लिए लिमिट लगती है इंस्टेंटेनियस के लिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो किसकी डी क्यू बाई डी टी। ये आपका पास यहाँ पे क्या गया है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया। जब भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलो, डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। याद रखना, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, मतलब अदिश राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन, या फिर क्या कह दो कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनावेश जिधर गति करते हैं उधर, या जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी का ही होता है, तो जो डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो, तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है। परंतु मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो जो वेक्टर लो है उनको क्या नहीं करता है, फॉलो नहीं करता। जैसे हमें किसी को भी एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो अलजेब्रिक रूल नहीं, अलजेब्रिक रूल ही लगा देते हैं आई के अंदर। जो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इस तरह वाले जो रूल्स है, मतलब जो वेक्टर्स लो होते हैं, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होते। इसलिए यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन क्या होती है, आपको बताया यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, अभी भी क्या, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विरुद्ध, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो गई है, डायरेक्शन हो गई। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट इसकी एम्पियर होती है। किस क्या होती है, एम्पियर, जिसको अपन कैपिटल ए से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है, एम्पियर हो गया। या दूसरी आप करना चाहो तो क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, टाइम की क्या होती है, सेकंड, कूलाम सेकंड भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे डायरेक्ट यूनिट इसकी क्या होगी है, एम्पियर, जिसको अपन ए से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आपने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो के कारण जो उनका जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, मतलब किस रेट से आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक नाम आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, देखना ध्यान से।
चार्ज कैरियर्स, आवेशवाहक। क्या होते हैं चार्ज कैरियर्स? वो चार्ज जिसकी फ्लो के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, वो चार्ज जिसकी मोशन के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उन चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं। तो क्या बोलोगे? दोज चार्ज ड्यू टू देयर मोशन, दोज चार्ज ड्यू टू देयर मोशन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन द कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। मतलब वो गतिमान आवेश जिसकी गति के कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है उसे हम आवेशवाहक कहते हैं। ये अलग अलग होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सॉलिड कंडक्टर, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सॉलिड कंडक्टर। जैसे अपन घर पे यूज में लेते हैं वायर, उसकी बात कर रहा हूँ, ठोस चालक। उसमें जो मतलब चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर। दूसरा आपसे पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का अपने सिलेबस में पूरा चैप्टर है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे तो याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? और इसमें इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है ये नेगेटिव होता है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। विलियन, जो जैसे आपने केमिस्ट्री में सेल्स पढ़ी होंगी, सेल्स के अंदर सॉल्यूशन जो डलता है जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रोड डिप्ट करते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहलाता है। उसमें क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं जिसके कारण करंट फ्लो करता है। चौथा नंबर, फोर्थ, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा, पहले जो टीवी आते थे उसके पीछे लंबा ऐसे यूं होता था, उसमें पिक्चर ट्यूब बोलते, उसमें हाई वोल्टेज होता था। तो जिसके अंदर वो करंट होता था, वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वहां पे चार्ज कैरियर्स क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। तो 1 मार्क्स के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं इस चैप्टर के लिए, आगे जो डेरिवेशन स्टार्ट होंगे तब वहां भी काम आएंगी। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे करंट डेंसिटी। जिसको अपन कैपिटल जे से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपके पास, ठीक है ना, और इसमें मान लीजिए करंट आपका फ्लो कर रहा है आई, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। तो हम क्या कह देंगे कि करंट फ्लो कर रहा है वो कितने में? ये आई करंट फ्लो कर रहा है कितने में? पूरे एरिया ए में कर रहा है। पर यूनिट एरिया करंट फ्लो कैसे कर रहा है? और परपेंडिकुलरली, उसे हम क्या बोल देंगे? करंट डेंसिटी बोल देंगे। ठीक है ना? तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? I अपॉन में A हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम कि एकांक अनुपर क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? धारा घनत्व। ठीक है ना, इसे बोलते हैं। और जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वायर ऐसे बैंड होता है, यहाँ पे वायर मुड़ा हुआ होता है, उस टाइम की बात करें तो एरिया क्रॉस सेक्शन तो अब भी यहाँ पे ए ही है, तो अब की बार वायर ऐसे यहाँ पे आएगा तो करंट तो ऐसे हो गया है, और इसका परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ये हो गई है, तो एंगल कितने का बना? थीटा का बना। तो यहाँ पे इसके अंदर जो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई अपॉन में ए कोस थीटा आ गया। क्या आ गया? ए कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा कहाँ चला गया? देख लीजिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, एन इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती थी? 0, और कोस 0 क्या होती है? 1। तो आई अपॉन में ए रह गया। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से होता तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आई इज इक्वल टू
सॉरी ए अपॉन आई अपॉन में ए कोस थीटा आ जाएगा आपके पास। तो दोनों में फर्क है, जो वायर बैंड और होता है तो एंगल बनता है तो कोस थीटा आ गया, अगर स्ट्रेट वायर है तो आई अपॉन में ए आ गया। ठीक है, ये आपका क्या था, करंट डेंसिटी थे। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है आप बताइए, यहाँ पे आई की एम्पियर, ए की मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए, फिर डायरेक्शन किधर होती है, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। तो आप क्या बताओगे, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डायरेक्शन में इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो जहां पर भी आप आगे डायरेक्शन चलेंगे, आई अपॉन में जहां पर भी आपको दिखाई देगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जे, मतलब करंट डेंसिटी लिख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2-3 पॉइंट थे कि पहला था इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा था करंट डेंसिटी, तीसरा आपका यहाँ दूसरा था चार्ज कैरियर, तीसरा यहाँ पे करंट डेंसिटी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे वो थ्योरेटिकल रहेगा। तो है तो थ्योरेटिकल, इजी भी है, परंतु आगे पूरा चैप्टर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूं मान के चले यही रहेगा। ठीक है, जिसका नाम होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है। ये सबसे पहली नंबर बात तो मैं आपसे पूछता हूं कि कंडक्टर होता ही क्या है, तो आप क्या बताते हो, जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसे कंडक्टर कहते हैं। ये तो 10th क्लास तक का था। अब हम मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्या बताएंगे, वो मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। याद रखना, वो मेटल जिसके बाह्य कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने कंडक्टर ले लिया और इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो, और वो जैसे मान लीजिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो ये फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब क्या समझ रहे हो आप, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो उसमें करंट होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अपन किस टेबल पे बैठे हैं, आयरन की टेबल, लोहा, तो उसके ऊपर हम बैठते हैं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, चार्ज मूव कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था, चार्ज फ्लो करता है तो करंट है, तो हमें करंट लगना चाहिए, परंतु नहीं लगता है। तो फिर क्या कारण हुआ इसका, इसका मेन कारण क्या है, यहाँ पे इसकी फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है तो ये रेंडमली मूव करते हैं। जैसे ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, और ये क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट की u1 है, u एवरेज लिख देता हूं मैं, फर्स्ट की u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे कैसे करते हैं n है, तो इसके हम यहाँ पे अपॉन में n इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या कह देंगे कि कोई भी कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फिर भी उसमें करंट 0 क्यों है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सभी, उनकी सभी की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कंडक्टर है, ये आपने कंडक्टर लिया और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये क्या है आपके पास है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा भी था, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रख देते हैं तो उसपे चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, कितना लगता है, QE लगता है, ठीक है ना, F इक्वल टू QE लगता है। तो यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज हो गए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जो सभी की जो मोशन की जो डायरेक्शन है रेंडमली रहेगी, एक रिजल्टेंट डायरेक्शन रहेगी। तो आप क्या कहोगे, सभी अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सभी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई है,
मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन हो, क्योंकि सभी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से वो किधर मूव करेंगे, यहाँ पे इधर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब की बार इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी तो उसमें क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट कैसे फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या कहा, कोई कंडक्टर है तो उसके अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसके कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। अब जो एवरेज वेलोसिटी आई है अब की बार, यहाँ पे उसका एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जो एवरेज वेलोसिटी थी, मान लीजिए अब की बार वी एवरेज ये आ गई है, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहले की, अब v1 v2 ऐसे करते करते लास्ट में vn, क्योंकि पहले तो क्या थी u1 u2, अब चेंज क्यों हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लग गया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वेलोसिटी चेंज होगी सब इलेक्ट्रॉन की, कितनी हो गई, v1 v2 v और अपॉन में n। तो एवरेज निकाला आपने, तो एवरेज अब की बार क्या नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, और उस कुछ वैल्यू को हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ वैल्यू आई तभी तो करंट फ्लो किया यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आई है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो कंडक्टर होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवहन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए हैं, 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, 10⁻26 पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, मतलब अनगिनत होते हैं। तो मान लीजिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो क्या सीधे चल सकते हैं क्या, नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन किया तो ऐसे मूव किया, इससे टकरा गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, ऐसे ऐसे पहुंचता है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो कोलिजन होता है, टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो कोलिजन होता है वो कौन सा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब प्रकाश टक्कर होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिग जैग पाथ में, कैसे पाथ में, जिग जैग पाथ में आपका मतलब ए मान लो, ये बी मान लो, बी से ए एंड तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि आपका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, जिग जैग होता है, ठीक है ना। एक बात, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते नहीं कर रखा होता तब पाथ का नेचर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है, क्योंकि वो सीधा ऐसे जा रहा, तो ऐसे जाता रहेगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया तो अब इसका पाथ कैसा होगा, यहाँ पे जिगजैग नहीं बताओगे, कैसा बताओगे, कर्व्ड बताओगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसे आ रहा था तो फोर्स इधर भी तो लग रहा था ना, एक्चुअल में सीधा नहीं होता, ये ऐसे गोलाई में होता है, तो दिखाने में सीधा दिखा रखा, परंतु क्या होता है, थोड़ा कर्व में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कर्व। जिगजैग तो मैं पूरे पाथ को बोल रहा हूँ, बी से ए तक का पूरा जो पाथ है ना उसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अलग से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता तो पाथ कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, स्ट्रेट लाइन। लगा होता है तो क्या बताएंगे, कर्व बताएंगे, ठीक है ना। और वैसे क्या होता है, बी से पूरे पाथ का नेचर कैसा होता है, जिगजैग होता है। क्यों, क्योंकि कोलिजन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 3। फोर्थ देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोलिजन यहाँ पे है, एक कोलिजन यहाँ पे है, ये सारे कोलिजन है। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यहाँ से टो ले बोलते हैं इसको, टो 2 टो 3 ऐसे करते करते क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टो से लिखते हैं, मतलब श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो आपसे पूछा जाए कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, द टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार टक्कर हो रही है उनको 2 सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के लगातार
दो टकरों के मध्य लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं, जिसको अपन यहाँ पे टो से लिखते हैं। और इनका एवरेज निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे, टो 1 टो 2 ऐसे करते करते टो n अपॉन में n, इस प्रकार से इनका एवरेज अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट क्या बताया कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं, तो करंट की वैल्यू क्या, 0। दूसरी बात, अगर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो अब उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि सभी की जो मोशन की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो एक हो गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं आएगी तो उसका नाम क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो तीसरी नंबर बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे नहीं मूव करते, कैसे पाथ में करते हैं, जिगजैग पाथ में, ठीक है। और यहाँ पे अलग से भी बताया मैंने, वैसे अलग से पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता तो स्ट्रेट लाइन, और लगा होता तो कर्व। उसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। तो दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, उसके बीच में लगने वाले टाइम को हम क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तभी आगे चलकर नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स।